हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम अकेडमी। आज हम हमारी क्लास 12th हिस्ट्री की बुक को शुरू करेंगे और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे? इसके अंदर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हड़प्पा सिटी थी वो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, तो उसके नाम पर हमने इसको पूरा सिविलाइजेशन बोल दिया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंडस रिवर थी, इंडस रिवर के अलॉन्ग ये सिविलाइजेशन था। देखो, पहले इसको है ना इंडस नहीं बोलते थे, इसको हम सिंधु बोलते थे, सिंधु। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो ग्रीक्स थे उन्होंने इसका नाम इंदु कर दिया और वहीं से इसका नाम इंडस बना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ इसके बारे में, शुरू करते हैं, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखो, सबसे यहाँ का जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था, यानी कि सबसे ज़्यादा यूनिक जो चीज़ थी वो थी यहाँ की हड़प्पन सील। ठीक है, ये जो फिगर में दे रखा है ना, ये हड़प्पन सील है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोटिव्स मिल जाएंगे, मोटिव्स यानी कि पिक्चर्स मिल जाएगी, एनिमल पिक्चर्स मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव चीज़ थी है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये किससे बनी थी? एक स्टेटाइड। स्टेटाइड क्या है? एक स्टोन है जिसका नाम है स्टेटाइड, उससे बनी थी। और इसके अंदर आप देखो एनिमल मोटिव्स और क्या बनेंगे, आपको स्क्रिप्ट के साइड में मिलेंगे, यहाँ पे प्लांट मोटिव्स भी मिलेंगे। ठीक है, बट जो स्क्रिप्ट है ना, ये एक प्रॉब्लम क्या है, हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हम इसके अंदर मेनली अजम्पशंस के ऊपर चलते हैं। ये जो चैप्टर है इसको मेनली हम अजम्पशंस के ऊपर पढ़ेंगे। ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये अनडेसिफाइड है। अनडेसिफाइड का क्या मतलब है? पढ़ने में नहीं आई है, मतलब क्लियर हुआ कि पढ़ने में नहीं आ रही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये कहाँ से बना? हड़प्पा से बना, जो फर्स्ट सिटी जो वहाँ पे ही है डिस्कवर हुआ। अब इसका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। टाइम पीरियड क्या है? 6000 BC टू 1300 BC। अब इसके अंदर भी डिवाइडेशन होता है 6000 से लेकर 2600 BC। BC को आपको पता है क्या होता है? BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा क्या है? यानी कि जहाँ पे कॉमन एरा, यानी कि जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उससे पहले आती है। मतलब जितना ज़्यादा दूर होगा ना, जितना ज़्यादा कम होगा ना उतना ज़्यादा पास में होगा, और जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा ही दूर होगा, और जो इसके आगे है उसको हम बोलते हैं CE। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे पहले तो हम इसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है अर्ली हड़प्पा। अर्ली हड़प्पा क्या होती है? जो जहाँ पे शुरू हुआ था, जस्ट शुरू ही हुआ था। फिर आती है अर्बन फेज ऑफ सिविलाइजेशन, जहाँ पे इसको हम बोलते हैं मैच्योर हड़प्पा। मैच्योर हड़प्पा क्या है? जहाँ पे प्रॉस्परस पार्ट शुरू हो जाता है, प्रॉस्परस फेज शुरू हो जाता है। ये कब था? 2600 से 1900 BC। उसके बाद में जैसे कोई चीज़ शुरू होती तो वो अब ख़त्म तो होती है। जैसे रोमन साम्राज्य शुरू हुआ तो वो ख़त्म भी हुआ ना। सबसे पहले अर्ली हड़प्पा, उसके बाद मैच्योर हड़प्पा, देन उसके बाद में जो डिक्लाइनिंग फेज है जिसको हम बोलते हैं लेट हड़प्पा। यहाँ पे क्या हो जाती है? रूरल वे ऑफ लाइफ शुरू हो जाती है। ठीक है, रूरल वे ऑफ लाइफ शुरू हो जाती है। ये 1900 BC से 1300 BC तक चलता है, इसको हम बोलते हैं लेट हड़प्पा। तो 3 फेजेस पे डिवाइडेड था, अर्ली, मैच्योर एंड लेट। ठीक है, और इसके अंदर आप देखोगे जो ब्रिक्स है ना, वो मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी टाउन प्लानिंग कर रखी है। ब्रिक्स जो है ना वो बेक भी मिलेगी, अनबेक भी मिलेगी। ठीक है, वेट्स एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। पॉटरी एकदम सारे पूरे सिविलाइजेशन में एक जैसी थी। इसके अंदर जितने भी सेटलमेंट्स हैं ना उसके अंदर एक जैसी पॉटरी मिलेगी आपको। जो कॉपर और जो ब्रॉन्ज के आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी मिलेंगे। और यहाँ पे क्या होती थी? ट्रेड भी काफ़ी होती थी। और ये सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। जो अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, यानी पूरा पाकिस्तान का एरिया ले लो आप, इंडिया का ले लो एरिया आधा, तो वहाँ तक ये फैला हुआ था। जहाँ तक इंडस रिवर थी ना उससे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ये। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र तक जाता था, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक ये जाता था एरिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था? हड़प्पन कल्चर का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हड़प्पन कल्चर कहाँ से शुरू हुआ था? आपको पता है 6000 BC से शुरू हुआ था। ठीक है, 6000 BC से शुरू हुआ था। ठीक है, हड़प्पन कल्चर। और इसके अंदर क्या था? 7000 BC से क्या हुआ था? एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। ठीक है, 7000 BC से एग्रीकल्चर शुरू हुआ। जैसे ही एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो उसके पास में क्या होगा? डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। पॉटरी, एग्रीकल्चर और पेस्टोरिज्म और क्राफ्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो गई। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती थी, जैसे कि जो है ना वीट है, बार्ले है, चिकपीस है, सीसम है, मिलेट्स है जो गुजरात में पाए जाते हैं, और बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती थी। और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी मिले हैं, जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, और जो बहुत सारे वाइल्ड स्पीसीज जैसे वो बियर, डियर, जो घारियर है, फिश है, ये सारे मिले हैं।
अब ये हमें नहीं याद पता कि या तो ये खाते थे इसको या फिर पालते थे, ये हमें नहीं क्लियर है अभी तक। अब देखो जो प्लांट्स उसको किसने डिस्कवर किया, आर्कियोबॉटनिस्ट, जो हिस्ट्री के अंदर मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर होता है, पर वो प्लांट्स की मेनली स्टडी करता है। और जो एनिमल्स है उसके बारे में किसने किया, आर्कियोजूलॉजिस्ट, जो एनिमल्स के बारे में समझता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था और उसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस होता था ये हमें पता है क्यों, कैसे कि यहाँ पे ग्रेन फाइंड्स हमें मिली है। ठीक है, बट कौन से प्रैक्टिसेस यूज होती थी हम उसके बारे में अभी भी श्योर नहीं है। ठीक है, बुल जो है ना उसका टेराकोटा जो स्कल्पचर है वो हमें मिला है, तो इससे हमें पता चलता है कि बुल तो यूज़ होता था, यानी कि प्लगिंग होती थी उसके अंदर। ठीक है, ये हमें कहाँ मिला है, चोलिस्तान एंड बनावली। बनावली कहाँ है, हरियाणा में, ये हमें वहाँ पे मिला है। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, देखो ये देखो यहाँ पे है ना, जैसे ये ज़मीन है, ये प्लॉट है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, ऐसे ऐसे लाइन मिलेगी, तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रही थी, प्लगिंग हो रही थी। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे प्लगिंग हो रही थी। और क्या है, हमें क्रॉस फ्रॉस मिला है। वो क्या होता है, देखो ये एक पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, ये पीस ऑफ लैंड है, इसके ऊपर में एक तरफ ऐसे प्लग्स मिले मुझे, एक ऐसे मिले, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसे मिला है, तो मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्रॉप्स है वो एक ही पीस ऑफ लैंड पर ग्रो की जाती थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो मेंटेन की जाती है। यहाँ पे कहाँ मिले, कालीबंगन में मिलते हैं। ठीक है, आप हार्वेस्टिंग के लिए बात करो तो आप यहाँ पे स्टोन ब्लेड्स मिले हैं जिसके अंदर वुड हैंडल्स मिले हैं। ठीक है, मेटल टूल्स मिले हैं। ठीक है, और भी जो सेमी एरिड एरियाज है वहाँ पे इरिगेशन एसेंशियल होता है, और हमें यहाँ पे शॉर्ट हो गया जो अफगानिस्तान में, वहाँ पे इरिगेशन की जो इंस्टेंसेस यानी इरिगेशन के जो एविडेंसेस है वो भी मिले हैं। बट जो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता था ना, जैसे पंजाब और सिंध, वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा नहीं मिले हैं। जनरली हमें जो वेल्स है वो ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, जो इरिगेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या होता था, देखो फूड है ना, यहाँ पे एक बॉक्स में आपके दे रखा होगा एनसीईआरटी के अंदर। इसके अंदर क्या था, ये एक जैसे पत्थर है, तो इसके ऊपर आप है ना एक ऐसे छोटा सा एक और पत्थर होता है छोटा सा, तो आप उसको क्या करते हो, घिसते थे। उसकी वजह से क्या होता था, मसाले बनते थे, और जो है ना ग्रेन्स है उसको भी आप कर सकते थे, उसको भी आप क्या करते थे, एक फाइन पाउडर के अंदर डाल सकते हैं। एक कोटली होती है ना जिसको हम अभी कोटली बोलते हैं, जिसके अंदर एक ऐसा मटेरियल होता है, उसको हम ऐसे बार बार ऐसे से अंदर डालते हैं फिर बाहर निकालते हैं, वो था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं करी स्टोन्स और फ्लैट क्वेल्स, इसकी वजह से बनते थे। और ये कॉन्वेक्स शेप के होते थे फ्लैट क्वेल्स, ताकि है ना ज़मीन के अंदर से बार बार हिले ना ये। अब हम बात करने वाले एक प्राइमर सिटी की जिसका नाम है मोहनजोदारो। देखो फर्स्ट जो सिटी डिस्कवर हुई थी वो तो हड़प्पा ही थी, बट उसके अंदर जो प्रिजर्वेशन था, क्योंकि हड़प्पा को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे कि ना ट्रेन्स बनाओ, तो ट्रेन्स के लिए वो जितनी भी उन्हें जो भी सामान मिल रहा था, जो ब्रिक्स मिल रही थी वहाँ पे हड़प्पा के अंदर काफ़ी सारी ब्रिक्स मिल रही थी, तो उसको है ना वो ले रहे थे और ट्रेन्स बना रहे थे, तो उसकी वजह से हड़प्पा डिस्ट्रॉय कर दी गई थी मोस्टली। और सिर्फ मोहनजोदारो ही जो एक ऐसी साइट मिली थी जो उसके अंदर बहुत ही कम डिस्ट्रॉय हुई थी, जो वेल नोन साइट भी है और बहुत अच्छे से प्रिजर्व भी कर गई थी। अब इसके अंदर आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे, 2 मतलब सेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज सिटाडल एंड सेकेंड वन इज लोअर टाउन। ये आपको कॉमनली हर हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट पर मिल जाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन मोहनजोदारो के लिए है क्योंकि वेल प्रिजर्व्ड है। तो वो सिटाडल की बात करें जिसको हम बोलते हैं अपर टाउन। ठीक है, अपर टाउन क्यों, क्योंकि इसको है ना वॉल था, यानी कि इसके चारों तरफ तो वॉल बनी हुई है, और ये क्या एक हाई प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था, लोअर टाउन से ऊंचा बना हुआ था। लोअर टाउन क्या है, ये मतलब ये क्या है, प्लेटफॉर्म्स पर तो बना हुआ था बट सिटाडल से नीचे था, और इसको कई बार वॉल भी किया गया है, कई बार नहीं भी किया गया। ठीक है, ये फाउंडेशन इसके अंदर क्या थे, प्लेटफॉर्म्स फिक्स बना दिए जाते थे कि हाँ यहाँ पे ये बनेगा तो यहाँ पे एक घर बनेगा, यहाँ पे ये वाला घर बनेगा, तो एक फिक्स प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा था। इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है, टाउन प्लानिंग पहले से थी। अब देखो जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले ना, हमें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिली है, वो हमें कहाँ मिली है, सिटाडल में मिली है, तो इसलिए इसको अपर टाउन भी एक और वजह ये भी है। जैसे आपको देखोगे यहाँ पे वेयर हाउस मिला है। वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पे जो ग्रेन से वो स्टोर की जाती है। इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा था वो किससे बना था, ब्रिक से बना था, और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो किससे बना था, वुड से बना था, और जो डिके हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। अमीर और लोथल के अंदर क्या था, पूरा का पूरा सेटलमेंट हमने फोर्टिफाइड, यानी पूरा सेटलमेंट के अंदर चारों तरफ वॉल्स लगी हुई है। पर लोथल के अंदर क्या था, सिटाडल के अंदर स्पेसिफिकली एक वॉल नहीं बनी हुई थी, सिर्फ एक ऊंचाई पर बना हुआ था। ठीक है, वॉल नहीं बनी हुई थी। ठीक है, टाउन
ऐसा लगता है कि पहले प्लान करे गए, उसके बाद इम्प्लीमेंट करे गए। क्यों? देखो बहुत सारे एविडेंसेस है। सबसे पहले तो आप देखोगे प्लेटफॉर्म्स बने हुए, ठीक है, उसके स्पेसिफिक उतनी ही प्लेटफॉर्म्स पर वो घर बने हुए हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, आप देखोगे सेम साइज जो ब्रिक्स है वो एकदम सेम साइज के बने हुए हैं। थर्ड चीज़ क्या देखोगे, जो ड्रेन्स है ना वो एकदम ऐसे ग्रिड पैटर्न पे लगे हुए हैं, ठीक है, ग्रिड पैटर्न। जो ये वाला ड्रेन है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर साइड में ऐसे लाइमस्टोन से बहुत सारे ऐसे बनाए गए हैं जिसको आप चाहो तो निकाल सको और क्लीन भी कर सको। कई जगहों पर बहुत सारे जहाँ पे ड्रेन इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे क्या दिया गया है, एक बहुत बड़ा ड्रेन दिया गया है ताकि वाटर इजीली पास आउट हो सके। और इसके अंदर क्या था कि है ना, एक हाउस के पास है ना, हर हाउस के अंदर ड्रेन्स होते थे, ठीक है। तो हर हाउस के अंदर क्या था, बाथरूम होता था, और वहाँ से क्या होता था, ड्रेन के अंदर जो सीवेज है वो कलेक्ट होकर एक मेन ड्रेन को ज्वाइन कर लेता था। तो ये क्या है, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है, ड्रेन मतलब सबसे पहले प्लान करा गया था, स्ट्रीट्स पहले बनाई गई थी, उसके बाद क्या बनाया गया था, उसके बाद जो सारी प्लानिंग जो पूरा टाउन वो बनाया गया था, ठीक है। और हर हाउस को एक वॉल तो होनी चाहिए स्ट्रीट के साथ, ठीक है। अब हम बात करने वाले ग्रेट बाथ के बारे में। ग्रेट बाथ क्या है, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। कोर्टयार्ड, बहुत बड़ा कोर्टयार्ड होता था जिसके अंदर क्या था, एक टैंक बना हुआ था जिसके अंदर क्या था, नॉर्थ और साउथ दोनों से ही एक स्टेप्स आती थी, यानी कि ऐसा दिखता है कि एक जगह से लोग आते थे और दूसरी जगह से जाते थे, ठीक है। कॉरिडोर के अंदर ये मतलब चारों तरफ इसके क्या था, कॉरिडोर था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि है ना, वाटर लीक ना हो जाए, वाटर उसके अंदर पानी भरना होता है ना, तो वाटर लीक ना हो जाए उसकी वजह से क्या था, एक मोटार और जिप्सम लगाया जाता था और ब्रिक्स लगाई जाती थी। और इसके अंदर क्या था, रूम्स भी थे तीनों तरफ, और उसके साथ में क्या था, एक रूम के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा वेल था, यानी कि आपको वापस एक बार नहाना है तो आप वहाँ पे भी नहा सकते हो, ठीक है। वाटर जो भी इस टैंक से थी वो क्या थी, ड्रेन से चली जाती थी, ठीक है। एक वहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी आगे जाकर आपको एक बिल्डिंग मिलती है जिसके अंदर 8 बाथरूम थे, ठीक है। हर चारों तरफ है ना, मतलब हर एक साइड में 4-4 थे, ठीक है। और वहाँ से भी ड्रेन जो था वो उसके साथ मिल जाता था, जो बड़ा ड्रेन था उसके साथ ही मिल जाता था। इसके अंदर आप क्या देखोगे कि ये सिटाडेल में मिलता है, और यहाँ पे स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये क्या था, एक रिचुअल पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस के बारे में। देखो सोसाइटी के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, 2 मेथड्स है उसको जानने के। सबसे पहला तो बरियल स्टडी करना। जैसे मेसोपोटामिया में क्या था कि जो बरियल्स थे उसको स्टडी करके आप बता सकते हो कि वहाँ पे एक रिच क्लास थी, एक पुअर क्लास थी। और सेकेंड क्या था, आर्टिफैक्ट्स, यहाँ की वहाँ पे जो चीज़ें हैं अलग अलग जगहों पर जो मिल रही है उसको समझने के बारे में, उसको समझ कर, उसके मटीरियल्स को समझ कर। सबसे पहले तो बरियल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या था, जो है ना, जो भी मर जाता था उसको है ना गड्ढों में ढाल दिया जाता था, और उसके डिफरेंट मेथड से। कई बार क्या था, साथ में गड्ढों के यहाँ पे ब्रिक्स लगा दी जाती थी, बाउंड्री बनाई दी जाती थी। कुछ बार क्या था कि पॉटरी और ऑर्नामेंट्स हमें मिले हैं। कॉपर मिरर भी मिला है जो मैन और वुमेन दोनों के लिए मिला है। कॉपर मिरर तो मेनली स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ज़्यादा यूज़ होता था, पर जो ज्वेलरी है वो मैन के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है, ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है। बट यहाँ पे प्रेशियस चीज़ें बरी नहीं की गई है, प्रेशियस चीज़ें बरी नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ें ही बरी की गई है। अब आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या था, आर्टिफैक्ट्स को हम 2 चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूटिलिटरी, यानी जो डेली यूज़ की चीज़ें, जैसे पॉटरी हो गई या फिर जो यानी कि जो सिलबट्टा हो गया वो हो गया। और लग्जरीज क्या होती है, जो रेयर चीज़ें जो लोकली अवेलेबल नहीं है और जिनको बनाने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे फाइनेंस का एक पॉट है जिसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको एक सैंड लेना है या फिर सिलिका लेना है, ठीक है। उसके अंदर कलर डालना है या गम डालना है, फिर उसको वापस शेप देकर फिर उसको फायर करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स भी हमें हॉर्ट्स के अंदर मिला। हॉर्ट्स क्या होते हैं, ऐसा एक डब्बा होता है, डब्बा भी नहीं बोल सकते, पॉट होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्रेशियस चीज़ें रखी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि जो फाइनेंस है उसका जो पॉट है वो प्रेशियस माना तो जाता है, पर वो कई बार उसके परफ्यूम्स के अंदर छोटी छोटी बॉटलें है ना बहुत सारी जगहों पर मिली है, तो हम इसके बारे में श्योर नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो IBC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके अंदर मोस्टली क्या करेंगे, हम सिर्फ अजम्पशंस ही लगाएंगे। अब बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। क्राफ्ट प्रोडक्शन तो इसके अंदर स्पेसिफिकली चानोदारों का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कम्प्लीटली डिवोटेड था, यानी कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता था। यहाँ पे देखो आप बहुत सारे रीजन्स के अंदर अलग अलग स्पेसिफाइड सेंटर्स थे।
जैसे आप देखो स्पेशल रीज है चांदोदारो, लोथल और धोलावीरम फाइन मिलती थी हमें। नागेश्वर और बालाकोट में आप देखोगे जो शेल ऑब्जेक्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा मिलते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, सी पास में था। ठीक है, सी के पास में था। फिर बहुत सारे मटेरियल जैसे कि कैरिलियन, जेस्पर, ये क्या था, कैरिलियन एक रेड कलर का स्टोन था। ये कैसे बनता था? ये बनता था जब है ना हम येलो रॉ मटेरियल को फायर करते थे। और देखो क्रिस्टल मिलता है, क्वार्ट्ज और स्टीटाइट। स्टीटाइट क्या था, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्टोन था और कई बार हम इसका पाउडर भी यूज़ करते थे ताकि हम मोल्ड कर सकें डिफरेंट चीज़ों को, और इसके अंदर डिफरेंट शेप्स बनाए जाते थे। ठीक है, अब जो मेटल्स है जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये भी मिलते थे। शेल, फैंस और टेराकोटा और बर्न्ट क्ले भी हमें मिला है। और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा हो, जहाँ पे टूल ज़्यादा मिले हमें, जहाँ पे हमें अनफिनिश्ड गुड ज़्यादा मिले, जहाँ पे हमें वेस्ट मटेरियल ज़्यादा मिले ना, यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटर हो सकते हैं प्रोडक्शन के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्रोसेसिंग जो मटेरियल्स था उसको हम कैसे करते थे। देखो नागेश्वर और बालाघाट में शेल तो मिलता ही है, तो यहाँ पे क्या था, शेल मेकिंग स्पेशलाइज था। जो शॉर्टू गई है जो अफगानिस्तान में, वहाँ पे लेपिस लजूली काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ से हम ट्रेड करते थे। लोथल के अंदर कार्नेलियन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। स्टीटाइट कहाँ मिलेगी आपको? नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान के अंदर मिलती है। मेटल राजस्थान के अंदर मिल जाता है। और आपको देखो कॉपर कहाँ से मिलता है? जो खेतरी रीजन से राजस्थान का, वहाँ से आपको कॉपर मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और सिविलाइजेशन का नाम आता है गणेश्वर सिविलाइजेशन, जो राजस्थान के अंदर ही थी। और ये अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिक्स है वो सारी चीज़ें अलग बताई गई है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। कॉपर आपको एक फॉरेन लैंड से भी मिलता है जिसका नाम है ओमान। ठीक है, उसको हम पहले क्या बोलते थे? मगन बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसको हम पता कैसे चला कि ओमान से हम लेते हैं? क्योंकि ओमान के अंदर जो कॉपर है ना उसके साथ निकल मिला जाता है। वैसे ही हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के अंदर भी सेम क्वांटिटी ऑफ निकल मिला है। और ओमान के अंदर क्या था, एक ब्लैक कलर का क्ले कोटेड पॉट मिला है, यानी कि एक पॉट था जिसके ऊपर ब्लैक कलर का क्ले लगाया गया था ताकि उसके अंदर कोई लिक्विड हो तो वो लीक ना करे। ये भी हमें मिला है हड़प्पन और ओमान की साइड से। बट हमें ये पता नहीं चला कि वो लिक्विड क्या होता था। मेनली उसको ट्रेड करने के लिए शायद ये यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तो हमने सिर्फ दो जगहों की, हड़प्पन और बाकी सारे लैंड्स की बात करें। जो मेसोपोटामिया है ना, वहाँ पे भी हमें मिला है कि ये ट्रेड होती थी यहाँ पे। तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, हड़प्पन और जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है ये ट्रेड करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है ना वो क्या बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो आइलैंड है ना अभी, उसको पहले दिलमुर बोलते थे। ठीक है, मगन है जो ओमान को बोलते थे, और मेलुआ जो हड़प्पन साइड को बोलते थे, हड़प्पन रीजन को बोलते हैं। और उसको हम क्या बोलते थे? लैंड ऑफ सी फेयरर्स। इसके अंदर एक हाजा बर्ड का नाम दे रखा है जिसको हम बोलते हैं पिकॉक, की में हाजा बर्ड सिंग इन योर कोर्ट। ठीक है, वहाँ पे आपको रोज बोले क्योंकि उसके आवाज़ को अच्छा माना जाता है मेसोपोटामिया के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट की। सील्स क्या थी? सील्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी। क्यों? देखो अगर है ना सपोज ये एक बॉक्स दे रहे हो, उसके ऊपर आप सील लगा देते हो। अब अगर इसको खोलना होगा तो सील हटानी पड़ेगी। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक भेजा, यहाँ से मैंने भेजा, बीच रास्ते में किसी ने खोल लिया, सील हट गई, सामान ले लिया, फिर यहाँ पे आगे थोड़ा बहुत पहुँच गया, तो यहाँ पे अगर सील खुली भी मिल गई ना तो उसको पता चल जाएगा कि क्या है, ये बीच में चोरी हुआ है। ठीक है, तो एक क्या बताता है, सांत्वना देता है कि सील्स नहीं खुली है। अगर सील्स वही है तो क्या हुआ, चोरी नहीं हुआ है। सील्स के अंदर क्या था, जो टाइटल है ओनर का नाम भी कई बार लिखा गया था। ठीक है, अब सील्स के अंदर क्या था, अब बात करते हैं स्क्रिप्ट्स के बारे में। तो स्क्रिप्ट के अंदर क्या था, स्क्रिप्ट बहुत बड़ी थी, अनडेसिफर्ड तो थी, अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे साइंस थे, 375 to 400 साइंस थे। और ये क्या थी, राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी। क्यों, हमें कैसे पता चला? देखो जब है ना मैं लिखती हूँ, जैसे ये सपोज मैंने लिखा, इतना सा पेज है मेरे पास, मैंने लिखा, मुझे एक लाइन में फिनिश करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पास में लिखूँगी। तो वैसे ही जो हड़प्पा के लोग थे वो यहाँ से शुरू करते थे और यहाँ पे फिनिश करना तो बहुत पास में लिखते थे। तो इसकी वजह से हमें क्या पता चला कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और मटेरियल बहुत सारे थे जिसके ऊपर लिखी जाती थी, जैसे आप देखोगे कि अब दीवारों पर भी लिखी मिली है हमें, बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे भी हमें लिखी हुई मिली है। वेट्स की बात करें तो वेट्स क्या थे, एक जो स्मॉल वेट है उसके अंदर क्या था, बाइनरी सिस्टम है, 2, 4 ये ऐसे यूज़ होता था। और जो बड़े थे उनके अंदर डेसिमल यानी 2.2, 2.3 ऐसे यूज़ होता था। ठीक है, ऐसे। और जो स्टोन था जिसके अंदर ये वेट बने थे उसको बोलते हैं चट।
ये क्यूबिकल था और यहाँ पे कोई नाम इतना मार्किंग नहीं लिखी हुई थी कि 2 ग्राम का है, 2 किलो का है, ऐसा नहीं लिखा हुआ था। अब बात करते हैं एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में। तो एंशिएंट अथॉरिटी थी, देखो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि एंशिएंट अथॉरिटी में बहुत सारी थ्योरीज आती है। कोई बोलते हैं कि कोई रूलर नहीं था, कई बोलते हैं कि जो रूलर नहीं था तो क्या था, सबके पास इक्वल पावर थी। कुछ बोलते हैं कि बहुत सारे रूलर्स थे, एक नहीं था, हड़प्पा के अंदर अलग था, मोहनजोदारो के अंदर अलग था। कुछ बोलते हैं कि कलेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि देखो टाउन प्लानिंग सेम दिखी हमें, ठीक है, हर जगह ब्रिक्स का साइज सेम दिखा है। कुछ बोलते हैं कि डेमोक्रेसी थी वहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से सब मिलकर डिसीजन लेते थे। आप देखो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो मोहनजोदारो है वहाँ पे एक पैलेस मिला है जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं, पैलेस है, ठीक है, एक बिल्डिंग मिली है जिसको पैलेस बता दिया, और एक स्टैचू मिला है उसको प्रीस्ट किंग बता दिया। बट ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है कि ऐसा कोई अथॉरिटी थी। अब जो भी सिविलाइजेशन शुरू होता है वो ख़त्म तो होता है, तो 1800 के अंदर तो ख़त्म हो ही गया था ये। तो ज़्यादातर सिटीज़ क्या थी 1800 से छोड़ दी गई थी, यानी कि खाली हो गई थी, ठीक है। और जो कल्चर था वो ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया था, यानी कल्चर के अंदर जो वेट्स है, जो राइटिंग्स है, जो ट्रेड है, जो क्राफ्ट है, जो बीट्स है, वो सब खत्म होना शुरू हो गए थे और एक रूरल वे ऑफ लाइफ आ गया था जिसको हम लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर भी बोलते हैं। अब इसके काफ़ी सारे रीजंस दे रखे हैं कि या तो डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, या फिर नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, या फिर जो रिवर है, जो इंडस रिवर है, वो पूरी तरह सूख भी सकती है। सरस्वती रिवर आपको पता है पहले बहती थी, वो सूख गई थी, ठीक है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। आयरन इन्वेशन भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है, सूखा पड़ना भी हो सकता है जिसको हम डाउट बोलते हैं, और गंगा वैली का एक फाउंडेशन है वो भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वहाँ के लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए हों, और ऐसा कुछ एविडेंसेस में पाया गया है कि जो इंडस वैली के लोग हैं उनका जो डीएनए है वो काफ़ी सारे जगहों से मैच करता है। अब बात करते हैं डिस्कवरिंग सिविलाइजेशन के बारे में। तो सिविलाइजेशन को डिस्कवर कैसे किया, क्योंकि सिविलाइजेशन क्या था, धीरे धीरे मतलब लोग भूल गए उसके बारे में। सपोज अगर आप एक सिटी से जा रहे हो, एक सिटी से सपोज आपके ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, अब वो आप दूसरी सिटी माइग्रेट कर दे गए, ठीक है, 20 सिटी। धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन क्या करोगे, आप उस सिटी को भूल जाओगे, ये सिटी को आप सिर्फ बी सिटी को याद रखोगे। तो लोग इसके बारे में भूल गए थे, ठीक है। और फिर लोगों जो इस जगह पर रह रहे थे ना, वो जब खेती करते थे, जब फ्लड्स आते थे, तब उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उन्हें एक नए नए ऑब्जेक्ट्स मिले, जैसे ब्रिक्स मिल रही हैं, जो उसको हम रेलवे में यूज़ कर चुके थे ब्रिटिश टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस टाइम पे। पर हमें पता ही नहीं था कि ये हड़प्पा एक नया सिविलाइजेशन था जिससे हमें ये सारी मिल रही है। तो उस टाइम पे क्या था, एक ASI आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वहाँ का एक डायरेक्टर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। वो फर्स्ट डायरेक्टर था, उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। उसने उसको ये सारी चीज़ें मिली, ठीक है, तो उसने सोचा कि हाँ एक सिविलाइजेशन हो सकता है, बट उसका जो टाइम फ्रेम था वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। उसने 6 से लेकर 4 सेंचुरीज के अंदर ये सोचा। क्यों? क्योंकि उसको जो रिकॉर्ड्स मिले थे उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो गंगा वैली है वहीं से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, और उसने उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो सिविलाइजेशन है उसको ढालने की कोशिश की गई थी। उसने इसका जो रिकॉर्ड्स है उसको ज़्यादातर इग्नोर ही किया, भले उसको सील्स मिल गई थी पर उसने इसको इतना ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया, ठीक है। वो जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स है, ठीक है, उन्होंने जो साइट पर बोला था, जिस टाइम पीरियड के अंदर बोला था, उसके बारे में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ठीक है। तो उसने चाइनीज़ पिलग्रिम्स और जो गंगा सिविलाइजेशन है, गंगा वैली, उसके बारे में ही उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढालने की सोचा था, क्योंकि उस टाइम पे थिंकिंग क्या थी कि गंगा वैली वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद में आया जो जॉन मार्शल है 1924 के अंदर, उसने अनाउंस किया कि नया सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो बहुत ज़्यादा पुराना है। और उसके ऊपर भी SN रॉय ने, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे वो भी, उन्होंने बोला कि मार्शल ने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पहले छोड़ दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा पहले वाला सिविलाइजेशन फाउंड करा है। 1900 के अंदर दयाराम सैनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन फाइंड किया। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हड़प्पन का जो सिटी है उसको फाइंड करने का क्रेडिट हम इन्हें देता है। रक्सललाल बनर्जी ने ऐसी ही सील्स मोहनजोदारो में भी फाइंड की गई थी, और इसकी वजह से हमें क्या पता चला, एक कॉमन कल्चर है, क्योंकि दोनों साइड पर सील सिमिलर हमें मिली है, ठीक है। 1924 के अंदर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बनते हैं। अब इनके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, ग्रीस और क्रेट के अंदर इन्होंने काम भी किया था, बट इनकी एक क्या थी,
एक बहुत इनकी भी एक बड़ी मिस्टेक थी कि इन्होंने क्या किया था, स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर करा था। स्ट्रैटिग्राफी क्या होती है, देखो सपोज ये देखो ये क्लियर है, दिस इज द प्लॉट, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे आपके एक सिविलाइजेशन थे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, ठीक है, ये बिल्डिंग्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन है। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने सेटलमेंट छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मोर डेवलप होना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे ये अबेंडन कर दिया, कोई मेंटेन करने वाला नहीं है, तो ये क्या होगी, ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक है। तो ये जब टूट गई, ठीक है, ये इसके अंदर क्या होगी, लैंड के अंदर ही आ जाएगी, तो लैंड के अंदर क्या हुई, ये ऐसे होगी, फिर एक और लेयर आ गई इसके ऊपर, ठीक है, एक और लेयर इसको ढक लिया, फिर क्या हुई, यहाँ पे जो बाकी सिविलाइजेशन है वो भी इसके ऊपर आ जाएगी और एक और लेयर ढक लेगी इसको। तो क्या हुआ, धीरे धीरे लेयर्स बाय लेयर्स अलग अलग बनता गया। और आप देखोगे कि जो भी लेयर होती है, सबसे नीचे वाली होती है सबसे ओल्ड, उसके बाद में न्यू होती है, फिर और उसके थोड़ी न्यू होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो न्यू होती है। अब जो जॉन मार्शल था उसने क्या किया कि इन सारी लेयर्स को एक साथ ही ले लिया, उसने एक साथ ही फाइंड करने की कोशिश की, जबकि उसने इनकी जो लेयर बाय लेयर है ना, पीरियड, टाइम पीरियड, उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के आर्टिफैक्ट्स के, पर उसको क्या किया था, उसको लेयर बाय लेयर समझने की जगह उसको हॉरिजॉन्टली समझने की कोशिश की, और उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खो गई हमसे। उसके बाद में आए आर.एम. व्हीलर 1944 के अंदर, उन्होंने इसकी मिस्टेक को सही किया और उन्होंने जो स्ट्रैटिग्राफी है उसको लाया, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो सिविलाइजेशन है उसकी इंपॉर्टेंस हमें ज़्यादा पता चली, ठीक है। पर उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा जो रिकॉर्ड्स थे वो भी ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। अब आर.एम. व्हीलर क्या थे, पहले मिलिट्री लेफ्टिनेंट रह चुके थे, तो उसकी वजह से क्या था, उनकी जो मिलिट्री स्टाइल डिसिप्लिन था वो एक्यूरेटली चाहते थे, ठीक है, आर्कियोलॉजी करना। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ पेसिंग टुगेदर द पास्ट, ठीक है। हड़प्पन के बारे में हमने समझ लिया, ठीक है, पर यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हमें, पर हम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे, जो मेन जो चीज़ होती है ना स्क्रिप्ट, वो ही हम नहीं पढ़ पा रहे, तो हम जो इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही सारा डिपेंडेंट है सब कुछ फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है, या तो हम इसको पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पे मिले, कैसे ऑब्जेक्ट्स है, या फिर उसके प्रेजेंट डे जो कैसे ऑब्जेक्ट्स है उसको सिमिलरली हम देखिए कि सिमिलैरिटी कितनी है उसको हम देख सकते हैं, या फिर क्या देख सकते हैं कि वो किस तरह यूज़ किए जाते हैं, कौन सा मटेरियल है उनका। तो इन सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स किस काम में आते होंगे, क्या उसका यूज़ होता होगा, कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। रिलीजन की बात करें तो देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स मिले हैं, बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं, जैसे फीमेल गॉडेस के मिले हैं, प्रीस्ट किंग के मिले हैं, और जो एक मोटिव्स मिले हैं ना, एक सील्स मिले हैं जिसके अंदर एक पशुपतिनाथ दिखता है। पशुपतिनाथ यानी कि जो एनिमल्स सराउंडेड हो, जिसके जो योगी हो, वो आपको मिले हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोशिवा। ऐसा अजम्पशन है कि ये प्रोटोशिवा है क्योंकि जो वेद है उसके अंदर एक रुद्र नाम की एक देव थी, ठीक है। पर वहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या आ जाती है कि जो वेद है उसके अंदर जो रुद्र दे रखे हैं, जिसको हम पहले वाले शिवा बोलते हैं, वो क्या है, पशुपतिनाथ तो नहीं है, यानी कि एनिमल्स उनके आसपास नहीं रहते, वो योगी भी नहीं है, तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे फीमेल गॉडेसेस होती हैं, बहुत सारे क्या हुए, एनिमल्स और प्लांट्स मोटिव्स मिले हैं सील्स पर, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि नेचर वर्कशिप भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, पर अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप उसको भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।